हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर को अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, इस पे हम इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, इस चैप्टर को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको केमिस्ट्री में शायद कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिकली अगर आप किसी भी लैंग्वेज को देखें तो किसी भी लैंग्वेज में आपको अल्फाबेट समझने होते हैं। जब आपको अल्फाबेट समझ में आते हैं तो फिर आप एक वर्ड बनाते हो उससे, और जब आपको वर्ड समझ में आते हैं तो वर्ड से आप एक सेंटेंस बनाते हो और उस सेंटेंस का कुछ मीनिंग होता है। सेम केमिस्ट्री भी है, सेम आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री भी समझनी है कि द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या चीज है, सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे कि किसी भी लैंग्वेज में कोई लेटर्स होते हैं, उसके जो अल्फाबेट होता है उसमें लेटर्स होते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में, उनके सिंबल्स होते हैं। देन केमिकल फॉर्मूला होते हैं, जिस तरीके से वो केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। जैसे आप वर्ड बनाते हो लेटर से, उन वर्ड का कोई मीनिंग होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होते हैं, उनका कोई मीनिंग होता है। देन उससे आप सेंटेंसेस बनाते हो, तो यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस बनती हैं, तो उन रिएक्शंस का क्या मीनिंग होता है, जैसे किसी सेंटेंस का मीनिंग होता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी लैंग्वेज को समझते हो उसी तरीके से आप केमिस्ट्री को भी समझते हो। तो ये एक लैंग्वेज की तरह है, अगर आपको ये चीज समझ में आती है तभी आगे चल के आपको केमिस्ट्री समझ में आती है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कि क्या आपको समझना है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री जब हम शुरू करते हैं, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी लैंग्वेज को हम शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, अल्फाबेट से। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को सिंबल से। अब मैं हिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा कि हिस्ट्री में तो बहुत कुछ होते जा रहा था। हिस्ट्री में अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग टाइप के सिंबल्स होते थे, तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या होता है। अगर हिस्ट्री की चीजें इंपॉर्टेंट हो तो उनके बारे में आपको जरूर बता दूंगा। तो हिस्ट्री में अलग अलग टाइप के सिंबल्स रखे जाते थे, लेकिन उन सिंबल से प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स होते थे। तो सर्कल बनाते थे, कभी सर्कल में लाइन ड्रॉ कर देते थे, कभी दो लाइन कर देते थे। तो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग सिंबल्स होते थे, तो वो थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट होता था उनको। अब हमने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सिंबल्स होते क्या हैं और किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली सिंबल्स आर शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल्स एक्चुअली शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल बना देते हैं उसका, ताकि इजीली शॉर्टकट में हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएं। क्यों? क्योंकि जब आपको बार बार किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना, फॉर एग्जांपल मुझे नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करना है, तो नाइट्रोजन को लिखने के लिए मैं बार बार नाइट्रोजन 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 लिखते जाऊंगा, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा, ठीक है ना। तो और आपका जो स्टेटमेंट होगा बहुत बड़ी बन जाएगी। तो आप क्या होगा कि आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स रख देते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स रख देते हैं। अब सिंबल्स रखे किस तरीके से गए, तो हमने क्या किया, हमने एक बहुत इजी काम किया कि जो सिंबल्स होते हैं जनरली, जो एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए, बहुत सारे, नॉट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए बट बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए क्या किया, जो उनका नाम होता है उनके नाम के फर्स्ट लेटर से उनका सिंबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। उसी तरीके से नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स के हमने सिंबल्स रखे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे फास्फोरस का P है, करेक्ट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम इसमें यह होती है कि हमारे पास एलिमेंट्स तो 100 से भी ज्यादा है, करेक्ट, और हमारे पास अल्फाबेट ओनली 26 है। तो हम क्या केवल 26 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं। उसके लिए हमने फिर एक चीज की कि हमने कहा कि भाई एक लेटर से तो काम नहीं चलेगा, करेक्ट। हमने कहा कि एक काम करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि ऑक्सीजन के लिए हम O रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन के लिए N रिप्रेजेंट, नाइट्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर एक लेटर से काम नहीं चल रहा है तो एक काम करते हैं, हम दो लेटर्स यूज कर सकते हैं। अब जैसे नाइट्रोजन को तो हमने N से रिप्रेजेंट कर दिया, अगर मुझे नियॉन को रिप्रेजेंट करना हो तो ये भी N से स्टार्ट होता है, तो उसको मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, NE से। तो हमने दो लेटर से रिप्रेजेंट किया। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं कि जो लेटर्स जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस एलिमेंट के सिंबल का जो फर्स्ट लेटर होता है, अगर उसमें दो लेटर होते हैं, अगर एक ही लेटर होता है तो इट विल ऑलवेज बी अ ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करोगे। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है आपको, सेकंड लेटर हमेशा आपको स्मॉल लिखना है, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसका मीनिंग ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो फिर वो आपके लिए बहुत गड़बड़ करेगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल आपको लिखना होता है, सेकंड लेटर आपको हमेशा स्मॉल लिखना होता है, अगर किसी सिंबल को आप दो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं
कि जिनका जो नाम होता है और उनका जो सिंबल होता है मैच ही नहीं करता है ना। तो एक्चुअली वो क्या होता है, जैसे सोडियम है, अब सोडियम है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, इसका सिंबल है Na। अब सोडियम में तो N कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका सिंबल Na क्यों है? वो Na इसलिए है क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, उनके ग्रीक या लैटिन नेम से हमने उनके सिंबल्स उठाए हैं। तो जैसे सोडियम को क्या बोला जाता था? नेट्रियम बोला जाता था, उसका सिंबल हो गया Na। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर है, तो कॉपर को CO से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, CO से तो कोबाल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉपर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और C से तो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि C से कार्बन को रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। तो कॉपर को रिप्रेजेंट किया जाता है Cu से। अब Cu तो होता नहीं है कॉपर में, तो कॉपर का जो लैटिन नेम है दैट इज कॉल्ड क्यूप्रम, क्यूप्रम से Cu आया है। उसी तरीके से सिल्वर, सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है, Ag तो है ही नहीं सिल्वर में, तो Ag क्यों? अर्जेंटम, अर्जेंटम उसका क्या है? लैटिन नेम है। उसी तरीके से दूसरा क्या है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हम Au से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑरम, उसको हम ऑरम बोलते हैं, तो Au से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्रीक या लैटिन नेम हमने उनके लिए हैं, और वहां से हम क्या करते हैं, उनके फर्स्ट टू जो अल्फाबेट्स होंगे, दो अल्फाबेट्स ले लेते हैं, दो लेटर्स ले लेते हैं वहां से, और उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम। तो आई होप कि आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि किस तरीके से सिंबल्स हमने रखे हैं। तो कुछ एलिमेंट्स के लिए उनका फर्स्ट लेटर, अब फर्स्ट लेटर अगर रिपीट होता है तो कुछ एलिमेंट्स के लिए दो लेटर्स हम यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला नियॉन को Ne लिखते हैं, क्लोरीन को C नहीं लिखते हैं, Cl लिखते हैं, क्योंकि C तो कार्बन में आ जाता है, करेक्ट। तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम सिंबल्स रखते हैं, और ये बहुत आसान हो जाता है। अब आपको एक काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपको लैंग्वेज समझनी है तो आपको हर एलिमेंट के सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो है चीज जहां क्रिएट करते हो आप, केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हो, तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी आप इसमें करते हो। और मैटर किस चीज से बना है? एलिमेंट से बना है। अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता तो ऑब्वियसली बात है आपको केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। तो एलिमेंट्स का एटलीस्ट एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और जो उनके सिंबल्स हैं। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप सारे 118 एलिमेंट्स के नेम एंड सिंबल याद करो, बट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं एटलीस्ट जैसे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, उनके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आप उनके नाम, उनके सिंबल्स याद रख सकते हो। लेड हो गया, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वो आपकी बुक में जरूर होंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अब सिंबल जब हमको क्लियर हो गया, तो सिंबल के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचते हैं कि ये होता है वैलेंसी। तो आपको एक चीज पता होगी, आपने पढ़ा होगा बचपन से कि कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट क्या होता है? एटम से मिलकर बना होता है। उस एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। सेम एलिमेंट के एटम भी होते हैं, दूसरे एलिमेंट के एटम भी होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, और वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो किस तरीके का कंपाउंड बनाएंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। इस बात पे डिपेंड करता है, इस टर्म पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैलेंसी नाम की चीज क्या होती है। तो आप आगे चल के या पिछली क्लासेस में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, आपको पता है कि वो कंबाइन होते ही इसलिए हैं ताकि जो अपने आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर पाए पूरे। कितने? जनरली अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और अगर बाकी कोई दूसरा शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो वो फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं? एटम्स दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं ताकि उनसे इलेक्ट्रॉन गेन कर सकें, या फिर उनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकें ताकि उनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। अब उसके लिए उनको कितने एटम्स के साथ कंबाइन होने की जरूरत है वो बताता है आपका वैलेंसी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है, तो इसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसी को हमने दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, कि कोई भी एटम जब किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या तो गेन करता है, या तो शेयर करता है। तो कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर करेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल विद अनदर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के साथ कितने इलेक्ट्रॉन, अपने कितने इलेक्ट्रॉनों गेन करेगा, मतलब दूसरे से कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या अपने कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे को लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करेगा, वही क्या है? वैलेंसी है, करेक्ट। अब आपकी बुक में एक और डेफिनेशन हो सकती है, दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन। डेफिनेशन सिमिलर है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं। तो ये डेफिनेशन कहती है कि कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एक एटम कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। अब ये मैं तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों? हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन
किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है या एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो बात एक इलेक्ट्रॉन की है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए आप उस एलिमेंट को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हो डेफिनेशन में। तो हाइड्रोजन की हेल्प से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन होता है या फिर किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम्स की जगह लेता है, उसको हम कहते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद व्हिच वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस और द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स व्हिच आर रिप्लेस्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं, जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन का एक एटम कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है हमेशा। उसी तरीके से नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, जैसे नाइट्रोजन है तो ये बनाता है NH3, तो नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3। अब जरूरी नहीं है कि कंबाइन ही हो, रिप्लेस भी कर सकता है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट लेके आ जाऊं, जैसे मैं कैल्शियम लेके आ जाऊं, तो क्या बना देगा, CaO बनाएगा। क्या बनाएगा, CaO बनाएगा। यानी कि कितने कैल्शियम, एक कैल्शियम एटम ने कितने हाइड्रोजन एटम्स को यहाँ पे रिप्लेस किया है, एक कैल्शियम एटम ने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया है। तो यानी कि कैल्शियम की वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। तो मैंने वही बोला कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन होता है या फिर कितने हाइड्रोजन एटम्स की जगह लेता है, वो क्या हो गई, उसकी वैलेंसी हो गई। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे उसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे किससे रिप्लेस करूं, सोडियम से रिप्लेस करूं, तो ये हो जाएगा Na2O। 2 हाइड्रोजन की जगह 2 सोडियम ने ले ली, यानी कि एक हाइड्रोजन को एक सोडियम ने रिप्लेस किया है, तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, 1। अब आपने एक चीज देखी होगी, किसी की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, किसी की वैलेंसी नेगेटिव होती है। करेक्ट, पॉजिटिव किसकी वैलेंसी होती है, पॉजिटिव जनरली वैलेंसी होती है मेटल्स की। हाइड्रोजन जब मेटल्स के नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी पॉजिटिव मानी जाती है। और नेगेटिव वैलेंसी किसकी होती है, जनरली नेगेटिव वैलेंसी होती है नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स की वैलेंसी नेगेटिव मानी जाती है, मेटल्स की वैलेंसी पॉजिटिव मानी जाती है, क्योंकि मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज करेंगे तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए उनकी वैलेंसी क्या मानी जाती है, पॉजिटिव मानी जाती है। नॉन मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उन पे जो चार्ज आता है वो जनरली नेगेटिव आता है, इसलिए उनकी वैलेंसी नेगेटिव मानी जाती है। अब करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वैलेंसी का मीनिंग क्या होगा। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको किसी शॉर्ट में ये चीज बता दूंगा। नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल वैलेंसी। अब ये वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है वेरिएबल। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी जो होती है वो एक से ज्यादा वैलेंसी वो एग्जिबिट करते हैं। वो डिपेंड करता है कंपाउंड टू कंपाउंड। किसी कंपाउंड में उसकी वैलेंसी 2 होती है, किसी में 3 हो जाती है, किसी में 4 हो सकती है, किसी में 1 हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि इतनी सारी हो, 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसीज अगर किसी एलिमेंट की होती हैं तो उसको कहते हैं, उस एलिमेंट को कहते हैं कि इस एलिमेंट की क्या है, वेरिएबल वैलेंसी है। मींस द सम एलिमेंट्स व्हिच शो मोर देन 1 वैलेंसी आर कॉल्ड आर सेड टू हैव वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल आयरन की बात कर रहा हूं, तो आयरन जो है वो +2 भी करता है, +3 भी करता है। या अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर +1 भी करता है, +2 भी करता है। करेक्ट। उसी तरीके से मैं और भी एलिमेंट्स की बात करूं, जैसे लेड की मैं बात करूं तो लेड जो है +2 भी करता है, +4 भी करता है। तो ये सब, इन सब की क्या है, वेरिएबल वैलेंसीज हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये वेरिएबल वैलेंसीज होती क्या चीज है। तो वेरिएबल वैलेंसीज क्या मतलब हुआ वेरिएबल वैलेंसी का, कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं, एक ही बार में नहीं करते हैं। किसी कंपाउंड में +2 करेंगे, किसी दूसरे में +3, एक साथ तो +2 +3 नहीं करेगा। करेक्ट। तो एक से ज्यादा वैलेंसीज एग्जिबिट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं कि उनकी वेरिएबल वैलेंसीज हैं। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात आती है नेक्स्ट टर्म की, दैट इज कॉल्ड रेडिकल्स। तो अब ये रेडिकल्स क्या होते हैं, देखिए, जब भी कोई एलिमेंट्स होते हैं, सिंगल एटम हो सकते हैं उनके, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। अब वो ग्रुप ऑफ एटम्स जरूरी नहीं कि एक ही एलिमेंट के एटम्स हो, उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स हो सकते हैं। तो यू कैन से दैट एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ध्यान से सुनिए, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट एंड एग्जिबिट अ सिंगल वैलेंसी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो एक सिंगल एटम हो सकता है
या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, उनकी एक सिंगल वैलेंसी होती है, वो एक ही यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। अब देखो एक सिंगल एटम होगा तो एक सिंगल यूनिट की तरह तो बिहेव करेगा ही, मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया या सोडियम हो गया, वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा ही क्योंकि एक सिंगल एटम है। बट कभी कभी एक से ज्यादा एटम्स भी एक ग्रुप बना देते हैं और एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपको बोल देता हूं जैसे NH4 प्लस। अब NH4 प्लस जो है इस पे वैलेंसी कितनी है इसकी, +1 है, और इसमें देखिए 4-5 एटम्स अलग अलग हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, ये हो गया, इसका नाम है अमोनियम आयन। तो ये कौन सा एक रेडिकल हो गया। अब दो तरीके के रेडिकल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रेडिकल जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव रेडिकल्स जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम पॉजिटिव रेडिकल्स को हम बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स, और नेगेटिव रेडिकल्स को हम एसिडिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि जब बेस दो पार्ट्स में ब्रेक होता है तो एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और नेगेटिव आयन के फॉर्म में OH- आयन फॉर्म करता है। तो एक तो OH- आयन फॉर्म करेगा और दूसरा एक कोई पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, तो इसीलिए उस पॉजिटिव आयन को हम क्या बोल देते हैं, बेसिक रेडिकल, क्योंकि OH- आयन कॉमन होता है सब में। उसी तरीके से एक नेगेटिव रेडिकल जो होता है उसको हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। तो नेगेटिव रेडिकल, एसिडिक रेडिकल क्यों बोलते हैं हम नेगेटिव रेडिकल को, क्योंकि जब भी एक एसिड ब्रेक होता है दो पार्ट्स में तो एक H+ आयन फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, और नेगेटिव आयन की फॉर्म में कोई दूसरा आयन फॉर्म करता है। तो इसीलिए उस दूसरे आयन को, पॉजिटिव आयन तो H+ हो गया सब में, उस नेगेटिव आयन को हम क्या बोल देते हैं, एसिडिक रेडिकल बोल देते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो पॉजिटिव रेडिकल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स। अब नेगेटिव रेडिकल्स भी होते हैं यहाँ पे, जैसे सल्फेट रेडिकल है, करेक्ट। अब आपको करना क्या है, या फिर कार्बोनेट रेडिकल है, CO3 2- बाइकार्बोनेट, बहुत सारे रेडिकल्स आपके पास हैं। अब आपको क्या करना है, सिंबल्स तो आपको याद रखने ही रखने, ये चीज ध्यान रखें। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे लगेगी आपको, अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक केमिस्ट्री हो जाएगी। इस चैप्टर में थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो आपको रेडिकल्स के नाम याद रखने, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा टॉपिक, तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स के नाम इजीली याद रख सकते हो। उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, तो मैं उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उस वीडियो से क्लियरली देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, हाँ वो शॉर्ट इजी जरूर हो जाएगा, मतलब जितना भी कंफ्यूजन होता है, जैसे सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, या फिर क्लोरेट, क्लोराइड, क्लोराइड, या फिर नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, कुछ ऐसे रेडिकल्स होते हैं ना कि जिनमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने वो सारा कंफ्यूजन दूर किया है उसमें, कि आप किस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि नहीं नाइट्रेट है तो यही होगा, NO3- ही होगा, नाइट्राइट NO2- ही होगा, नाइट्राइड N-3 होगा। तो वो मैंने सब कुछ वहां पे क्लियर किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, रेडिकल्स जब आपको क्लियर हो जाएंगे, जब रेडिकल्स आपको आ जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, तब आपको उन रेडिकल्स को कंबाइन करके बनाना है एक कंपाउंड। तो पहले हम कंपाउंड समझ लेते हैं कि कंपाउंड होता क्या है। तो कंपाउंड होता क्या है, बेसिकली यू कैन से कि अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जो किससे बनता है, विच इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। बस ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कंपाउंड क्या होता है। ये छोटी सी डेफिनेशन है कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कैसे बनता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे कि ये सब कंपाउंड्स हैं, वाटर, CaO, NH3, Na2O, क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ये सब क्या है, ये सारे कंपाउंड्स हैं। क्यों, क्योंकि इनमें सबसे पहली चीज केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का। 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें 3 एलिमेंट्स हो गए। तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है आपका कंपाउंड्स। अब कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की, तो वो चीज ध्यान रखना। पहली चीज, कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है, मतलब एक जैसा होता है थ्रू आउट। जैसे अगर आप वाटर को उठा लो, केवल वाटर को, हाँ प्योर वाटर को, तो थ्रू आउट एक जैसा होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई वाटर जो है ऊपर से कुछ और होता है, नीचे से कुछ और होता है। पूरा का पूरा वाटर जो होता है थ्रू आउट एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब एक जैसी होती है। दूसरी चीज, जो कोई भी कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड के कंपोनेंट्स को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हो, इट नीड केमिकल प्रोसेस। वो केमिकली ही सेपरेट कर सकते हो। यानी कि जैसे अगर मैं वाटर की ही बात कर लेता हूं, तो वाटर में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते हो फिजिकली। यानी कि ऐसा नहीं कि आप हाथ से तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज कि जो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है मास का, वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O की बात करूं, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है
वो 1 होता है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है तो 2:16 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 1:8 का रेशियो हो जाएगा। तो यानी कि जो वाटर होगा ना, कहीं भी आप वाटर उठा लो प्योर वाटर को, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:8 का होगा। वो हमेशा फिक्स रेशियो में ये रहते हैं। तो आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि वाटर की जो कोई भी कंपाउंड होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, होमोजीनियस होता है, थ्रू आउट एक जैसा रहेगा, करेक्ट। जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, फिजिकली नहीं सेपरेट कर सकते हो, केमिकल प्रोसेस चाहिए होता है, केमिकल रिएक्शन होगी तो वो सेपरेट होते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एटम्स के बीच में, वो फिजिकली कंबाइन नहीं होते हैं। तो इतना ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो केवल फिजिकली कंबाइन होंगे यानी कि तो मिक्सचर बनाएंगे, ना कि एक कंपाउंड बनाएंगे। और एक और चीज बताई मैंने जैसे कि आपको कि जो रेशियो होता है एटम्स का, अलग अलग एटम्स का, वो क्या होता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो, एक सिंपल रेशियो होता है, मीन्स एक फिक्स रेशियो होता है जो कि हमेशा एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ और रेशियो हो गया और कभी कुछ और रेशियो होगा। ऐसा हुआ तो शायद उसमें इंप्योरिटीज होंगे, वो एक कंपाउंड नहीं होगा फिर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। देन अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज राइटिंग द नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, नाम कैसे लिखना है और फॉर्मूला कैसे लिखना है। इस पे मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। लेकिन अब आपको मैं जनरल आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको नाम लिखना है कंपाउंड्स का और किस तरीके से फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपको कि क्या होता है। तो देखिए, राइटिंग द नेम्स, पहले हम नाम की बात करते हैं कि नाम हम कैसे लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। देखिए, नाम लिखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, नाम लिखने के लिए आपको रेडिकल पता होना चाहिए कि कौन सा किसी कंपाउंड में रेडिकल है। तो दोनों चीज आपको याद रहेंगी तो इजीली ये हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, अब ये काम आप तभी कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको रेडिकल्स के नाम, फॉर्मूला, वैलेंसी सब पता होना चाहिए, तभी आप उनका कंपाउंड्स का नाम और कंपाउंड्स का फॉर्मूला बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं पहले नाम कर लेते हैं फिर फॉर्मूला कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला यहाँ पे Na2SO4 एक कंपाउंड है, करेक्ट। तो इसमें आपको दो रेडिकल, ये बहुत आसान होता है कंपाउंड का नाम पता करना। इसमें दो रेडिकल है, एक है सोडियम रेडिकल और एक है सल्फेट रेडिकल। लेकिन आपने अगर पढ़ा नहीं है ना तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कहां से ब्रेक करना है। आपको सोडियम रेडिकल के बारे में पता होता है, आपको सल्फेट के बारे में पता होता है, तो आपको तुरंत दिख जाता है कि इसमें दो रेडिकल है, सोडियम और सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, करेक्ट। सीधे सीधे अगर आपको कुछ दिया हुआ जैसे CaO, तो देखिए इसमें दो रेडिकल हो गए, एक कैल्शियम और ये दूसरा जो रेडिकल है दैट इज ऑक्साइड। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप रेडिकल्स के नाम पढ़ोगे, रेडिकल्स के नाम याद रखोगे। ज्यादा नहीं, 25-30 रेडिकल्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको याद हो गए, और याद करना भी बहुत आसान है, मैंने जैसे कि बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल, पहले पॉजिटिव रेडिकल आता है फिर नाम आता है नेगेटिव रेडिकल का। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। देन उसके अलावा कुछ भी आपको दे दिया जाए। अच्छा, एक प्रॉब्लम होती है बच्चों को, एक दो कंपाउंड्स है यहाँ पे FeO और Fe2O3, कहीं कहीं पे ये प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैलेंसी चेक करते हैं। देखिए, एक ऑक्सीजन के साथ इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो यहाँ पे देखिए आयरन की वैलेंसी भी क्या होगी, +2 होगी, तभी तो ये बराबर हुए हैं। तो बराबर हुए हैं तो यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, यहाँ पे +2 है। तो जब Fe की वैलेंसी +2 होती है तो उसको हम आयरन 2 लिख सकते हैं, या हम उसको लिखते हैं फेरस। क्या लिखते हैं, फेरस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड। आपको रटने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो आयरन की वैलेंसी है वो 3 होगी। कैसे, क्योंकि आप वैलेंसी एक्सचेंज करते हो। जब भी अभी हम फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा मैं आपको, तो वैलेंसी एक्सचेंज करते हो। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 इधर होना चाहिए, 2 इधर होना चाहिए, यानी कि जो 3 वैलेंसी है वो किसकी है, आयरन की है, और जो 2 वैलेंसी है वो किसकी होती है, ऑक्साइड की होती है। तो आयरन की अगर 3 वैलेंसी है तो उसका नाम हो जाता है फेरिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। तो जब भी ऐसे आपको कंपाउंड मिलते हैं किसी एलिमेंट के जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो अलग अलग वैलेंसीज में उनके नाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि उनकी वैलेंसी क्या है। अब कैसे चेक करना, मैं अभी बताया है मैंने आपको, फिर से बता देता हूं जब हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसके अलावा बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, बहुत इजीली आप इनका नाम पता कर सकते हो कि कैसे किस कंपाउंड का नाम रखना है। बहुत ही ज्यादा ये इजी है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज आपको बोला है CaOH होल ट्वाइस या MgOH होल ट्वाइस, ये बार बार नहीं लिखेंगे हम,
MgOH होल ट्वाइस। तो Mg यहाँ पे एक है और OH होल ट्वाइस पे मत देखा कीजिए कि होल ट्वाइस से तो बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए मतलब डबल ट्रिपल कर देते हैं हम उनको, तो उन पे ध्यान मत दिया कीजिए, बस आप रेडिकल्स देखा कीजिए कि रेडिकल कौन है। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप नाम रख सकते हो किसी भी कंपाउंड का। अब फॉर्मूला कैसे लिखना है वो भी बड़ा आसान है, बस उसके लिए आपको नाम जो रेडिकल का जो फॉर्मूला है और उसकी वैलेंसी है वो याद रखना है। तो किस तरीके से करेंगे? चलो, तो ये तो हो गया नेम, ये हो गया आपका नेम, नेमिंग कैसे करनी है। अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लिखने के लिए पहले मैं किसी कंपाउंड का नाम लिख लेता हूँ। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करते हैं हम? किसी कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करना है? देखिए, किसी कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं। जैसे मैंने कंपाउंड का नाम लिया, कुछ भी रख सकते हैं हम, जैसे कि मैंने बोला एल्यूमिनियम कार्बोनेट, मैंने बोला एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ऐसे नाम रख दिया मैंने एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो इसमें आपको ढूंढना है रेडिकल। तो मैंने बोला ना कि पहले जो नाम होता है पॉजिटिव रेडिकल का होता है, बाद में जो नाम आता है वो नेगेटिव रेडिकल लगाता है। यानी कि पॉजिटिव रेडिकल कौन है? एल्यूमिनियम। तो आपको उसका सिंबल पता होना चाहिए, क्या होता है? Al। कार्बोनेट का आपको सिंबल पता होना चाहिए, वो क्या होता है? CO3। करेक्ट। अब वैलेंसी भी पता होनी चाहिए, तो वैलेंसी लिखोगे आप नीचे, या आप रफ में भी कर सकते हो, जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, इसीलिए बोला याद करनी है। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2। अब इसको जरा आप क्रॉस करिए तो क्या हो जाएगा? इसको आप क्या करोगे? ध्यान रखिए, इसको आप एक्सचेंज करोगे, एल्यूमिनियम और कार्बोनेट की वैलेंसी। तो प्लस माइनस पे आपको ध्यान नहीं देना है, तो क्या हो जाएगा? Al2CO3 होल थ्राइस। ध्यान रखिए, अब मैंने इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। ब्रैकेट कब लगाता हूं मैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर जगह जबरदस्ती ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ब्रैकेट में कब लगाता हूं? जब किसी भी रेडिकल को डबल ट्रिपल यानी कि उसकी जो वैलेंसी है 2, 3, 4 ऐसे लिखनी है, लेकिन केवल तभी नहीं, और उस रेडिकल में एक से ज्यादा एलिमेंट हो। अगर एक ही एलिमेंट है यानी कि एक ही एटम है, तो तब आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सोडियम ऑक्साइड की, किसकी? सोडियम ऑक्साइड की। सोडियम ऑक्साइड की मैं बात करता हूं, तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम देखिए पहला है पॉजिटिव रेडिकल, ऑक्साइड O नेगेटिव रेडिकल, सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्साइड होता है O, इसकी वैलेंसी होती है +1, इसकी होती है -2। तो अगर आप इसको एक्सचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? Na2O। अब यहाँ पे देखो Na 2 बार आया है, तो मैंने Na को ब्रैकेट में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही एटम है। अगर एक से ज्यादा एटम होते, अमोनियम होता जैसे, तो अमोनियम के लिए क्या करना पड़ता? ब्रैकेट लगाना पड़ता। अगर एक से, और अगर एक ही बार आया, जैसे अगर मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या करेंगे हम? कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, कार्बोनेट का होता है CO3। अब देखिए वैलेंसी, देखिए कैल्शियम की भी 2 होती है, कार्बोनेट की भी 2 होती है, +2 और -2। प्लस माइनस की तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि प्लस माइनस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो क्या हम दोनों को 2 लिखेंगे? नहीं। जो अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे तो उनको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर लो अगर डिवाइड हो रहे हैं। अब इसको एक्सचेंज करो तो ये 1 1 हो गए दोनों, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। अब देखिए यहाँ पे मैंने CO3 पे ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि केवल एक ही बार आया, तो तब आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। इससे रिलेटेड भी मैंने आपको काफी वीडियोस बनाए हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहां से देख सकते हैं सारे वीडियोस कि किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है कि नाम कैसे लिखना है और फॉर्मूला कैसे लिखना है किसी भी कंपाउंड का। तो ये हम कवर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पे। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और फिर वहां से हम परसेंटेज कंपोजिशन पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे। किस चीज पे? रिलेटिव एटॉमिक मास पे। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको हम RAM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता क्या है बेसिकली? एक्चुअली जो एटम का मास होता है ना, बहुत ही कम होता है, क्योंकि एटम इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आइज से देखना तो छोड़िए, आप माइक्रोस्कोप से भी उनको नहीं देख सकते हो। तो वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनका मास तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि कितना कम होता होगा। करेक्ट।
तो इतना कम मास हम कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो उसके लिए हमने एक नई चीज रखी है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो कार्बन एटम के जो C12 होता है, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, तो जो कार्बन एटम का C12 आइसोटोप होता है उसके एक एटम के 1/12 हिस्सा जो होता है उसका 1/12 पार्ट, उसके कितने गुना होता है, कितने टाइम्स होता है। तो आप कह सकते हो कि द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 is called its relative atomic mass। तो आप कह सकते हो what is relative atomic mass, that is actually the ratio, वो रेशियो है किसका, mass of one atom of an element atom of an element to the mass of 1/12 या 1/12 of, आप कह सकते हो कि 1/12 of mass of one atom of कार्बन 12। तो जो कार्बन 12 है उसके वन एटम का जो मास होता है उसका 1/12 हिस्सा जो होता है उसके कितना टाइम्स है, वही क्या हो गया, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन एटम का 1/12 हिस्सा है वो यूनिट हो गई, यानी कि वो वन एटॉमिक मास, इसके एक्चुअली यूनिट जो होती है रिलेटिव एटॉमिक मास की वो होती है AMU। क्या होती है, AMU, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में कभी कभी हम इसको जस्ट U भी लिख लेते हैं, यूनिट्स में भी लिख लेते हैं, बट इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, 1/12 से। किसके 1/12 से, कार्बन एटम के मतलब C12 के वन एटम के 1/12 से। यानी कि जो कार्बन का जो एक एटम होता है ना उसका 1/12 पार्ट जो होता है उसको हम कह सकते हैं वो एक AMU होता है। तो इससे क्या हो गया, तो इसका मतलब एक AMU से 12 गुना ज्यादा होगा कार्बन का जो मास होगा, कार्बन एटम का मास। तो इसीलिए कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास वो 12 AMU होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा आता है आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप डिनोट करते हो RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होता है RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, बस कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर हो गया यहाँ पे, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे। अब मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कि द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एलिमेंट का भी हो सकता है, और अ कंपाउंड हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन C12, वन एटम ऑफ कार्बन C12। तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम। अगर प्रॉब्लम हो रही है डेफिनेशन समझने में तो ऐसे भी लिख सकते हो कि रेशियो ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एटम नहीं, वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड भी लिख सकते हो, ध्यान रखिए क्योंकि मॉलिक्यूल तो कंपाउंड का भी होता है, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ, यहाँ पे 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सारे एलिमेंट्स का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास भी देख लेना है, क्योंकि अगर रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता हो तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की। अब कैलकुलेशन फॉर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन फॉर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के लिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। आपको मैं जैसे एलिमेंट कंपाउंड दे देता हूं, या एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है वो आप लिस्ट से देख लीजिए या याद कर लीजिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कितना होता है 16 होता है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अगर 16 होता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखिए कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो उनका मास कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। तो 2 × 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का। अगर उसी तरीके से कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे मान लेते हैं यही दिया हुआ है आपको, कौन सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, CaCO3 ही दिया हुआ है, तो CaCO3 का आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के लिए हम सबसे पहले क्या पता करेंगे, हम पता करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, वो कितना होता है 40। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो होता है 12। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो होता है 16, अभी हमने डिस्कस किया था। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितने कैल्शियम एटम है, यहाँ पे एक ही है, तो 1
इंटू 40 यानी कि 40 तो इसका मास हो जाएगा, प्लस कार्बन के कितने एटम है, एक एटम कार्बन का है तो 12 इसका हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के कितने 3, उनका मास कितना हो जाएगा 3 इंटू 16, तीनों को ऐड कर लो तो 40 प्लस 12 दैट इज 52, 3 इंटू 16 48 प्लस 52 दैट विल बी 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 100 हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल जैसे किसका देख लेते हैं हम, H2SO4 का देख लेते हैं। तो सेम H2SO4 का भी करेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास कौन कौन है इसमें, ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है 1, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर वो कितना होता है, वो होता है 32, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है 16। चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, प्लस सल्फर कितना एक ही है तो 32 इसका हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितने 4 हैं तो 4 का कितना हो जाएगा 4 इंटू 16। तो कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है सबका, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 32 34 प्लस 16 इंटू 4 64, तो 34 प्लस 64 90 प्लस 4 80 98, तो क्या आ रहा है आपका 98 क्या हो गया AMU, यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलिए आप, AMU 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या जस्ट U भी लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हो। अब परसेंटेज कंपोजिशन, नेक्स्ट क्या आता है परसेंटेज कंपोजिशन। तो अब यहीं पे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहां तक हम कवर कर चुके हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है परसेंटेज कंपोजिशन, करेक्ट। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। बहुत इजी ये चैप्टर है, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। एक चीज ध्यान रखिए, चैप्टर पूरा प्रैक्टिस करने के लिए, रटने के लिए कुछ भी मीन्स रटने के लिए चीजें हैं कि आपको नाम याद रखने हैं, उनके कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना, रेडिकल्स के फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले कंपाउंड्स के नहीं, रेडिकल्स के याद रखने, कंपाउंड का फॉर्मूला आप अपने आप बना दोगे। लेकिन बहुत ज्यादा चीजें आपके पास इसमें रटने के लिए नहीं है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं आपके पास। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। अब एक काम करते हैं, मैंने आपको बोला व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2SO4। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट है ना किसी भी कंपाउंड में, एक कंपाउंड तो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो उसका कितना मास परसेंट है, उसका जो मास है उस कंपाउंड में उसका परसेंटेज कितना है, दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि H2SO4 अगर यहाँ पे है तो H2SO4 में कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट सल्फर है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, वो कैसे पता करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो सबसे पहले आपको वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यानी कि पिछला वाला टॉपिक तो आना ही चाहिए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। अगर वही नहीं आता तो परसेंटेज कंपोजिशन तो आप भूल जाइए, करेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखिए कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की कि कैसे करना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, यही काम करना है। चलो H2SO4 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, H2SO4 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे किया है। अब हमको इसमें सबका परसेंटेज निकालना होता है, जैसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन। अब बहुत सारे बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ले लेते हैं हाइड्रोजन का कि 1 अपॉन टोटल मास, ये तो ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज, टोटल मास, टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज 98 इंटू 100, और यहाँ पे हो जाती है गलती। करना क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं लेना है, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना है। तो दो, एक एटम नहीं है यहाँ पे, हाइड्रोजन का 2 है, तो उनका मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि कितना था ये 2 इंटू 1 2 था, दैट इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 98 लगभग ये आ रहा है 249 2.04 के आसपास परसेंटेज हाइड्रोजन का यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट। उसी तरीके से दूसरा है आपके पास परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर यहाँ पे निकालना है तो कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल सा काम है। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सल्फर का मास देखिए 32, यहाँ पे एक ही एटम है तो 32 ही होगा टोटल, अपॉन 98 इंटू 100। ये कैलकुलेट कर लीजिए आप, 32 16 हो जाएगा, 49 1600 लगभग ये आता है आपका 32 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो भी है लगभग 32 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आता है, करेक्ट। उसी तरीके से परसेंटेज ऑफ तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना आएगा 32 पॉइंट समथिंग, जो भी आप निकाल लेना, करेक्ट।
उसके बाद ऑक्सीजन का कितना आएगा, ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे भी वही गलती नहीं करनी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, लेकिन कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे 4, तो उनका मास कितना हो जाएगा 4 × 16। तो ये चीज ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे ये नहीं लिखते हैं, केवल 16 लिख लेते हैं और वहां पे गलती हो जाती है। तो क्या हो जाएगा बाई 98 × 100, करेक्ट। तो उस एलिमेंट का कितना मास है अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या है × 100, वो क्या हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा उस एलिमेंट का। तो ये लगभग 65 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगा आपका। तो ये कैलकुलेट कर लेना कि कितना आ रहा है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज कंपोजिशन आप कैसे कैलकुलेट करते हो। सो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, परसेंटेज कंपोजिशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। आप जितने ज्यादा हो सकते हैं इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करना है, यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारी ट्रिक्स दी हैं कि किस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बट पहले हमको ये देखना है कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों है, करेक्ट। तो केमिकल इक्वेशन सबसे पहले होती क्या है, केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल फिनोमेनन का, किसी भी केमिकल चेंज का, किसी भी केमिकल प्रोसेस का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में। फिर उन एलिमेंट से कंपाउंड, जैसे आप लेटर पढ़ते हो, फिर उन एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बनाते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप लेटर से वर्ड्स बनाते हो। और अब कंपाउंड से मींस वर्ड से आप सेंटेंस बनाते हो। अब उन कंपाउंड्स का क्या करना है, उनके बीच में करनी है केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल प्रोसेस। उस केमिकल प्रोसेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जैसे वर्ड से आप सेंटेंस बनाते हो ना, तो उसी तरीके से उन कंपाउंड्स को, उन एलिमेंट्स को यूज करके किस तरीके से कोई भी केमिकल चेंज करना है और उसको क्या रीड करना है, किस तरीके से समझना है, वही क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल प्रोसेस का, किसी भी केमिकल चेंज का। अब एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं अमोनिया। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं अमोनिया, तो केमिकल इक्वेशन तो मैंने लिख दी, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो ये नाइट्रोजन का फॉर्मूला था, ये हाइड्रोजन का था, तो मैंने लिखा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, करेक्ट। तो ये इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन से एलिमेंट्स, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, ये हो गया आपके रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो हो गए जो कंबाइन होते हैं या किसी केमिकल, जिनमें कोई केमिकल चेंज होता है, उन सब्सटेंसेस को, द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो ए केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और जो बनता है बाद में उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वो हो गया जो रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से या रिएक्टेंट्स में जब कोई केमिकल चेंज होता है उसके बाद उनके केमिकल चेंज की वजह से जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अमोनिया हो गया प्रोडक्ट। तो इधर लिख लेते हैं हम रिएक्टेंट्स, बीच में हम लगा देते हैं एरो। एरो का मतलब क्या होता है कि ये चेंज हो रहा है इसमें और बन रहा है प्रोडक्ट। तो ये एक तरीका होता है इस चीज को समझने का, करेक्ट। जैसे कि लैंग्वेज है तो इसको समझना पड़ेगा कि ये जो हमने लिखा है ये कहना क्या चाह रहा है, करेक्ट। अब क्या हुआ कि जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है, रिएक्शन तो मैंने लिख ली, केमिकल इक्वेशन मैंने लिख ली, करेक्ट। तो केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये कह रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब एक तो रिएक्शन लिखो, उसके ऊपर से बैलेंस भी करो। क्यों करना है भाई बैलेंस, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि बैलेंस करें क्यों, क्या जरूरत पड़ गई। जब मैंने इक्वेशन लिख दी तो समझ में नहीं आया क्या, बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक लॉ आता है जो कहता है, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हम उसको कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मैटर जो होता है न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैटर न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है, इसको आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था, मैंने कहा कि जो रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, बट रिएक्टेंट कहीं से क्रिएट तो नहीं हुआ है, प्रोडक्ट कहीं से क्रिएट तो नहीं हुआ है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के कन्वर्जन से बना है, रिएक्टेंट ही कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, कोई क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। यहाँ पे ये चीज समझिए, करेक्ट। जब कोई क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितना रिएक्टेंट होगा, यानी कि इधर जितना होगा इधर भी उतना ही बन पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि इधर ज्यादा था इधर कम बना, या फिर इधर कम था इधर ज्यादा बना। क्यों, क्योंकि कोई चीज जब क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती है, जब केवल कन्वर्ट हो सकती है। तो हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में कोई चीज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रही होती है, एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इसका मतलब जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बन पाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं बन पाएगा।
तो इसीलिए दोनों तरफ हमको बराबर करना जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको बैलेंस करना है। तो एक दो मेथड होते हैं, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा मेथड है आपके पास बहुत ही बेकार सा मेथड है जिसको हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि कभी आपको पूछा नहीं जाता कि किस मेथड से बैलेंस करो। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है, आपको इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या करता है कि बस तुक्का लगाओ, तुक्का भी नहीं लगाना है हमको। मैंने एक्चुअली यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे देता हूँ। वहां पे एक नहीं, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं एक्चुअली, तो मैं उनके लिंक्स आपको दे देता हूँ। सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे कि इक्वेशन किस तरीके से बैलेंस करनी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कोई फॉर्मूला है पर्टिकुलर कि इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जस्ट आपकी प्रैक्टिस को डायरेक्शन देने के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप उनको देख लीजिएगा। चलिए तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 हैं। इधर काउंट करो, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हो रहे हैं? एक ही हो रहा है। इधर भी 2 करने पड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे? इसके आगे से 2 लगा देंगे। अब इसके आगे से 2 लगाए तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल हो गए। कितने मॉलिक्यूल हो गए अमोनिया के? 2 मॉलिक्यूल हो गए, यानी कि एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम होता है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट मत बनाइए, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, लिस्ट ना बनाओ कि इतने नाइट्रोजन हो गए इधर, इतने नाइट्रोजन हो गए इधर। इधर 2 नाइट्रोजन, चाहो तो फिर से काउंट कर लो, इधर 2 नाइट्रोजन, इधर मैंने 2 नाइट्रोजन कर दिया, इधर 2 लगा के। अब हाइड्रोजन देखिए, इधर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? H2 है, यानी कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं, तो यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए। इधर देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? देखिए इधर है NH3, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन मैंने आगे से 2 लगाया है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हो गए। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। तो अगर इधर 6 हैं तो उधर कम हो रहे हैं, उधर 2 ही हो रहे हैं, बढ़ाओ कितने हो जाएंगे? तो किससे कितना करना पड़ेगा? 2 ही है तो 3 गुना करना पड़ेगा इसको ना 6 करने के लिए। तो इक्वेशन आपकी हो गई बैलेंस। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी है पहली बात, और कैसे करनी है उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, तो 2-3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग टाइप की इक्वेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे कि क्या क्या ट्रिक आप यूज कर सकते हो। छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, करेक्ट। उसके लिए आपको हल्की फुल्की मैथ्स आनी चाहिए। हल्की फुल्की मैथ्स क्या है? कैलकुलेशन आनी चाहिए एक्चुअली। तो उस हल्की फुल्की कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आप इजीली इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और इतना ही हमारा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको इतनी चीज समझ में आती है, और इवन स्पेशली लैंग्वेज अदर जो पार्ट है फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन टू बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ये जो लास्ट का पार्ट है ये तो बड़ा सिंपल सा है, मैथ्स है, हल्की फुल्की मैथ्स। और मैथ्स भी क्या है? केवल कैलकुलेशन है। अगर आपको इतना आ जाता है ना, ये अलग है। इससे पहले वाली जो चीजें जो आ जाती है ना, ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको आगे चल के केमिस्ट्री समझनी। बहुत सारे बच्चों के साथ वरना क्या होता है कि उसको किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बेचारे को पता नहीं होता है, तो फिर जब फॉर्मूला ही नहीं पता होता है तो उसको बाकी चीजों का पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को समझो। बेसिक चीज सबसे बेसिक है, क्योंकि जब तक आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं पता है, जब तक किसी का सिंबल नहीं पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है, तब तक आप इक्वेशन कहाँ से बनाओगे? क्योंकि 10th क्लास में जब आप जाओगे तो डायरेक्ट आपको इक्वेशंस बनाना पड़ेगा वहां पे। तो वहां पे केवल बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे तो बैलेंसिंग के लिए आ जाता है, तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत है। यहाँ पे मेहनत करोगे, अगले चैप्टर्स में इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगले चैप्टर्स काफी इजी आपको मिलेंगे। कुछ चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी आपको मिलेंगे कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनमें आएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इवन आफ्टर दैट अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।